हेलो बच्चों, नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंच चुके हैं हम। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन चल रहे हैं 2023 वाले जेईई मेन के। तो अब देखते हैं जरा क्या बोला है इन्होंने सवाल में। ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस इज मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर। देखो ये पी एरो ले लेता हूँ, पी क्यू आर और एस, ये जो लूप है ये वायर से बना है और इसकी जो लेंथ है पी आर, पी से आर तक की लेंथ ये रही, ये और क्यू एस ये तो है 5 सेंटीमीटर। मतलब ये तो हो गई 5, ये भी 5 सामने वाली, और पी क्यू और आर एस ये है 10, नहीं 100, सॉरी 100 सेंटीमीटर ये और 100 सेंटीमीटर ये। अब ये कह रहा है कि अगर अमीटर में रीडिंग आई है, अमीटर में रीडिंग कितनी होगी, जितना यहाँ करंट होगा। तो अमीटर में रीडिंग आई है तो आपको बताना है, आई से टू आई चेंज होती है, तो मैग्नेटिक फोर्स का रेशो बताना है पी क्यू वायर पर ड्यू टू आर एस, आर एस की वजह से पी क्यू पे कितना फोर्स लगेगा। चलो बच्चों, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए हमको एक बात ध्यान रखनी है कि दो वायर जब होती है हमारे पास, उनको आपस में एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है। दोनों के बीच में गैप है, मान लीजिए डी। तो एक वायर है, ये है पहली वायर, ये है दूसरी वायर। तो पहली वायर पर दूसरी वायर की वजह से भी फोर्स लगता था अगर दोनों में करंट है। मान लो इसमें है I1, इसमें है I2। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता था, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे वो रिपल्शन का हो। अगर करंट एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो अट्रैक्शन, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो रिपल्शन। अब यहां से F जो है वो आता कितना था सर, तो वो था म्यू नोट I1 I2 और बटे में इनके बीच का गैप 2 पाई डी, ये लिखते थे। और ये एफ नहीं आता था, एक एक जो है वायर पे लगने वाला फोर्स नहीं आता था, उस वायर पे लगने वाले फोर्स और बटे में उसकी लेंथ, मतलब वन वायर या कहो यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स आता था। एफ बटे एल को क्या कह सकते हो, एफ बटे एल का मतलब है फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। तो फोर्स जो लगता है यूनिट लेंथ पे, मतलब वन लेंथ पे कितना लगता है, तो ये आता था आपका। ठीक है सर, तो ये फोर्स इधर लगाया इसने, इसने इधर लगाया, तो दोनों तरफ से फोर्स लगता बराबर था, पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स होता था। तो इसी तरीके से हमारे पास देखो दो वायर हैं, एक तो ये रही पी क्यू और एक इसी के पैरेलल है आर एस। तो पी क्यू तो आर एस को अपनी तरफ खींचेगा और आर एस पी क्यू को अपनी तरफ खींचेगा। अब हमें ये बताना है पी क्यू के वन लेंथ पे लगने वाला फोर्स या यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना है। तो एफ बटे एल की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो दोनों में करंट पता होना चाहिए, इधर मान लीजिए I1 है, इधर मान लीजिए I2 है। तो ये करंट हमें पता होना चाहिए। देखो इधर से आ रहा था I, ठीक है ना, और इधर I1 इधर I2। तो एक बात बताओ जरा मुझे, एक सीधी सिंपल सी, कि यूनिफॉर्म वायर है चारों तरफ यहाँ से। देखो यूनिफॉर्म वायर का मतलब है एक जैसी वायर है, तो P से Q तक, R से S तक दोनों की लेंथ भी बराबर है। जब लेंथ बराबर होती है तो वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है उसका रेजिस्टेंस। तो इसका जो रेजिस्टेंस P से Q तक का जो रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस कितना होगा, RPQ। रेजिस्टेंस होता है रो एल बटे ए। तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस को कह सकते हैं कि वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। वायर एक ही जैसी है तो रो और ए तो सेम होंगे, लेंथ भी एक ही जैसी है तो इन दोनों के रेजिस्टेंस भी सेम होंगे बच्चों। अब रेजिस्टेंस सेम होंगे तो करंट आधा आधा बट जाएगा। इधर से आ रहा था, मान लीजिए देखो ये आई, आई क्या है ना, पहले केस में देखो ये बोला आई, तो आधा आधा जाएगा, तो इसमें जाएगा I/2, दूसरे में भी जाएगा I/2। तो दोनों में आधा आधा चला जाएगा। तो तब इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो हम यहां से कह सकते हैं फोर्स ऑन पी क्यू। ठीक है, फोर्स ऑन पी क्यू, इसका रेशो ही बताना है हमको। तो पी क्यू पर लगने वाला फोर्स म्यू नॉट I1 I2
फॉर्मूला है I1 देखो I/2 इनटू में I/2 और बटे में 2πd। डी है इनके बीच का गैप, डी है इनके बीच का गैप। देखो ये गैप जो है यहाँ से P से लेके R तक का जो ये गैप है इसको डी कह लेते हैं। वैल्यू दे रखी है इसकी, बाद में उठा के हम इसको रख सकते हैं। अब ऐसे ही निकाल लो बच्चों, जब इसमें जो करंट है वो 2I है। इस बार देखो दोबारा में दिया इन्होंने कि अमीटर में करंट अगर 2I हो जाए तो तब मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। तो करंट 2I होगा, तो अब खुद सोचो कि पी क्यू में इधर से 2I करंट आ रहा, आई नहीं आ रहा। अब देखो ये 2I आ रहा, ये 2I। अब 2I में से आधा आधा जाएगा तो कितना रह जाएगा, ऊपर वाली वायर में सर I रह जाएगा, आधा आधा बट जाएगा, और इस नीचे वाली वायर में भी I हो जाएगा। 2I में से आधा आधा I और I। तो अब फोर्स कितना लगेगा पी क्यू पे, तो एफ डैश पी क्यू कह लो इसको, पी क्यू पे लगने वाला फोर्स तो वही म्यू नॉट आई इंटू में आई और बटे में 2πd, इनके बीच में लगने वाला, इनके बीच में गैप। अब दोनों का कर दो रेशो, एफ पी क्यू बटे एफ डैश पी क्यू बराबर म्यू नॉट, ऊपर बन रहा था देखो इसमें पहले वाले केस में I² बटे 4 बटे में 2πd। अब ये बटे में एफ डैश पी क्यू आएगा, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये 2πd बटे में म्यू नॉट, एक मिनट बोला म्यू नॉट, लिख दिया आई नॉट, तो म्यू नॉट आई इंटू आई² हो जाएगा बच्चों। ये म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, I² से I² कट गया, 2πd से 2πd कट गया। आंसर इज 1:4। ना तो हमें कहीं डिस्टेंस की जरूरत पड़ी, ना पी क्यू की लेंथ की जरूरत पड़ी, कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, आसानी से हमारा, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया था, बाकी कुछ नहीं है। 1:4 बन रहा है, बिल्कुल आसान था। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल था तो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया इसने, ए मासलेस स्क्वायर लूप, एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, ऑफ वायर रेजिस्टेंस 10 ओम सपोर्टिंग ए मास 1 ग्राम। देखो ये नीचे 1 ग्राम लगा हुआ है, ओके, और ये लूप है वो स्क्वायर लूप, ठीक। और कहा है वर्टिकली हैंग्स, वर्टिकली मतलब वर्टिकली हैंग है विद वन साइड ऑफ इट्स साइड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसकी जो एक साइड है देखो ये वाली जो साइड है, ये साइड किस में है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मतलब यहाँ पे ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10⁻³ गॉस। डायरेक्टेड टुवर्ड्स इन द शेडेड रीजन, इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्टेड आउटवर्ड, सॉरी डायरेक्टेड आउटवर्ड का मतलब हुआ बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन है। ए डीसी वोल्टेज अप्लाइड इन द लूप, एक बैटरी लगा दी हमने V वोल्ट की, फॉर वाट वैल्यू ऑफ V की वैल्यू बतानी है। द मैग्नेटिक फोर्स इज एग्जैक्टली बैलेंस द वेट ऑफ सपोर्टिंग मास। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इसको सपोर्टिंग मास को बैलेंस कर ले। एक बात बताओ क्यों बैलेंस करेगा भाई, देखो जब कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है और उसमें होता है करंट, देखो यहाँ से करंट चला बैटरी में से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे गया करंट और इस तरह से घूम घाम के वापस आ गया। तो जब कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी होती है तो उस पे ना एक फोर्स लगता है, याद करो वो होता था IBL साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा तो होता था आ, वायर के, वायर की लेंथ के, ऐसे समझ लो वायर की लेंथ के और बी के बीच का एंगल। अब देखो वायर की लेंथ तो ऐसे रखी है हॉरिजॉन्टल और बी इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, तो थीटा तो हो गया 90। तो एफ की वैल्यू आ गई IBL साइन 90, साइन 90 हो गया 1, तो एफ तो आ गया IBL। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये केबल है ये यहाँ से यहाँ तक, इस पे एक फोर्स लगेगा IBL। अब डायरेक्शन सुनो, इसकी डायरेक्शन क्या, अब बी बाहर की तरफ है, करंट देखो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो अगर हम L क्रॉस बी करते भी हैं तो L क्रॉस बी का मतलब आता है L से बी की तरफ, तो अपनी उंगलियां घुमाइए L से बी की तरफ, तो
जो अपनी उंगलियां घुमाओगे राइट हैंड की एल से बी की तरफ, तो जो थंब देगा वो एल क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा ऊपर की तरफ, वही है फोर्स की डायरेक्शन। तो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये फोर्स जो आईबीएल है ना, ये ऊपर की तरफ लग रहा है बच्चों। ठीक है, अब ये फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, मास इसका 1 ग्राम, उसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg। तो हम चाहते हैं कि इसमें ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर ले, मतलब ये फोर्स IBL और ये वेट इसका mg, इसका वेट mg, एक दूसरे को बैलेंस कर ले, मतलब एक दूसरे को बैलेंस कर लें, एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो IBL इक्वल्स टू mg आ गया। अब यहां से हमें एक बात निकालनी है, एक तो सर ये वोल्टेज निकालनी, चलो वोल्टेज निकल आएगी, आई हमें पता चले तो देखो सारी चीजें हैं हमारे पास, एम है, ये है, तो आप पहले आई तो निकालो फिर वोल्टेज भी निकल आएगी। तो ये बी और एल इसके बटे में चले जाएंगे, एम जी बटे बी एल, बी एल सॉरी, ये मैंने बी बी लिख दिया, बी एल। अब यहां से आई को लिख लो पी बटे आर बराबर एम जी बटे बी एल। वी की वैल्यू निकल के आ गई एम जी आर बटे में बी एल। एम की वैल्यू, इसका मास, तो मास तो सर इसका 1 ग्राम है, तो 1 इंटू में 10⁻³ केजी में चेंज कर लिया मैंने इसको। अच्छा जी, जी की वैल्यू इन्होंने देखो 10 दे रखी है, 10 ले लो। ठीक है, आर, आर का मतलब हो गया रेजिस्टेंस। तो बच्चों रेजिस्टेंस देखो ये दे रखा 10 ओम, 10 ओम, ओके। और बटे में बी, बी दे रखा है 10⁻³ गॉस, 10⁻³ टेस्ला में बदल लो इसको, 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करके, तो 10⁻³ गॉस इंटू में 10⁻⁻4 इंटू में एल, एल हो गया इसकी लेंथ, साइड लेंथ ये, तो ये कितनी दे रखी थी, इफ साइड ऑफ द लूप इज 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻²। चेक करो बच्चों, सब चीजें आ गई। देखो अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या क्या सॉल्व हो रहा है, देखो 10 से एक 10 कट गया, ये 10⁻⁻2 है, ऊपर जा गई, तो 10 ऊपर बच रही है -2। देखो ये 10⁻⁻2 बची, कौन कहाँ कहाँ से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 10 और 10 नीचे 10⁻³ और -4 और -2, तो 10 बची -3। चेक कर लो भाई, -4 -2 -6 हो गया, और +3 तो -3 बचा। अब 10⁻³ ऊपर जाके, और ऊपर है -2, तो ये कट के 10⁻⁻1 नीचे बच गई, ये ऊपर पहुंच गई, तो ये बन गई 10 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा आंसर बन रहा है वो 10 वोल्ट बन रहा है। आसान से सवाल था, बिल्कुल इजी, कुछ नहीं था, बस आपको पूरी बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या बोला इन्होंने, द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्कुलर कोइल ऑफ 4 टर्न्स। एक सर्कुलर कोइल है इस तरीके से, और उसमें बच्चों 4 टर्न्स हैं, 4 4 टर्न्स हैं। रेडियस इसके हमें पता नहीं, मान लेते हैं आर है। ठीक है, तो इसका सेंटर पे जो बी बन रहा है, बी, वो μ0 I/2R होता है एक टर्न के लिए, तो 4 टर्न के लिए कितना होगा, इंटू में 4 कर दो, तो 4 इंटू μ0 I/2R, आर इसकी रेडियस है, आई इसके अंदर का करंट है। चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, ये तो बी आ गया, इस बी की वैल्यू दे रखी है 32 टेस्ला, 32 टेस्ला दे रखी है। तो अब यहां से हमको, अब हमने क्या किया बच्चों कि इस कॉइल के जो ये 4 टर्न थे, 4 टर्न्स, इनको खोल के एक बना लिया, तो कॉइल ऐसे बड़ी हो जाएगी, देखो ऐसे कॉइल जो है बड़ी हो गई। पहले तो इसमें 4 टर्न्स थे, अब इसमें एक ही टर्न रह जाएगा। अब एक बात बताओ, फर्क क्या पड़ा, इसकी रेडियस बढ़ गई होगी, R डैश हो गई मान लो इसकी रेडियस, तो इसकी रेडियस कैसे निकालें,
तो रेडियस निकालने का सिंपल सा तरीका है, पहले एक टर्न की लेंथ कितनी होती थी, मतलब पहले वाले वायर में एक टर्न की लेंथ कितनी थी, 2 पाई आर, उसकी सरकमफ्रेंस, और उसमें थे 4 टर्न, तो इनटू में 4 टोटल लेंथ थी ये वायर की। और अब इस वायर को खोल दिया आपने, तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी होगी, 2 पाई आर डैश। अब इसकी नई रेडियस 2 आर डैश है, तो ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर डैश जो आ गया वो 4 आर आ गया। इसका मतलब जो इसकी रेडियस है अब नई, वो पहली रेडियस से 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, अब यहां से क्या करें हम, 4 टाइम्स ज्यादा है तो यहां से इसका बताना है कि इसका मैग्नेटिक इंडक्शन कॉइल का सेम करंट का अब कितना होगा, मतलब अब यहाँ पे बी डैश कितना होगा। तो सर बी डैश तो बड़ा आसान है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर होता है, तो आर की जगह हम क्या लेंगे, आर डैश। ठीक बच्चों, तो आर डैश हमने लिया। अब बच्चों आर डैश की जगह आप क्या रखोगे, जो आपने ऊपर निकाला था अभी, म्यू नॉट आई बटे 2, आर डैश की जगह रख दो 4 आर। तो ये सॉल्व करके आ गया म्यू नॉट आई बटे में 8 आर। ये नया फील्ड हो गया, पहले वाला फील्ड था बी और अब है बी डैश। ठीक है, अब देखो पहले वाला फील्ड देखो यहाँ दे रखा था, और यहाँ पे आप 2 से इस 4 को काट लो, 2 आ गया, तो 2 म्यू नॉट आई बटे में आर बराबर 32। तो ये 2 को इसके बटे में ले जाओ, तो म्यू नॉट आई बटे आर बराबर 32 बटे 2, 2 से इसको काटो 16, तो म्यू नॉट आई बटे आर की वैल्यू 16 आ गई। तो यहां से म्यू नॉट आई बटे आर की वैल्यू 16 लिख दो, तो 1/8 को बाहर रखो, इनटू में 16, 16 काटा, तो 2 टेस्ला आ गया। तो बच्चों इसका आंसर है 2 टेस्ला, बड़ा आसान था, कुछ नहीं था, ये भी क्वेश्चन आसान ही था। तो ये देखो थर्ड आंसर आपका आ गया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों 19 क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो क्या बोला है इन्होंने, समझते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, ए सिंगल करंट कैरिंग लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट आई फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सीन फ्रॉम पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। देखो अगर पॉजिटिव जेड की तरफ से देखे, मतलब इधर से देखे, जिधर मेरा एरो है, देखो ध्यान करो, इधर की साइड से देखे तो जो ये कॉइल है इसमें जो करंट चल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो आपको पता है जब किसी कॉइल में करंट चलता है तो उस वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है, उसमें एक तरफ बन जाता है नॉर्थ, एक तरफ बन जाता है साउथ। देखो जैसे ये कॉइल है, ठीक है, इसमें करंट चल रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज है, तो जिधर एंटी क्लॉकवाइज होता है उधर बनेगा नॉर्थ, और जिधर क्लॉकवाइज होता है उधर बनेगा बच्चों साउथ। ठीक है, तो इसका मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है लाइनें चलती हैं बाहर, और साउथ से नॉर्थ की तरफ लाइनें चलती हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर लाइनें कुछ ऐसे चलेंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ इधर, साउथ से नॉर्थ की तरफ इधर, इस तरह से, साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे, और लाइनें लगातार इस तरह से चलती हैं। ये देखो जी ऐसे चलती है, ठीक है ना, इस तरह से लाइनें चलती हैं, तो इसमें भी ऐसे ही चलेंगी। तो जैसे यहाँ पे लाइनें हैं तो इस तरह से चलने वाली हैं, जैसे मैंने आपको फिगर में अभी करके दिखाया है। अब आगे पढ़ो इन्होंने क्या बोला, आई फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सीन फ्रॉम पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एंड लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। देखो ये जो कॉइल है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, इधर एक्स वाई प्लेन के अंदर है, एज शोन इन फिगर। द प्लॉट ऑफ जे कैप कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वाई, मतलब इसका जो बी वाई मैग्नेटिक फील्ड का बी वाई कॉम्पोनेंट है, जे कॉम्पोनेंट है, एट डिस्टेंस ए लेस देन रेडियस ऑफ कॉइल। देखो भाई ऑन वाई जेड प्लेन एंड जेड कोऑर्डिनेट लुक्स लाइक। देखो भाई इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से समझना, इन्होंने क्या कहा है, इस कॉइल के सेंटर से, देखो सेंटर यहाँ है बीचों बीच, सेंटर से ए डिस्टेंस ऊपर चलो, ए डिस्टेंस ऊपर चले गए वाई में, यहाँ पे मिली हमें एक पॉइंट। अब ए डिस्टेंस ऊपर जाने के बाद
आप इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर, या आगे बढ़ें जेड में आगे बढ़ें या जेड में पीछे चलें, मतलब इस पॉइंट से, देखो ये जो पॉइंट जहां मेरा एरो है, इस पॉइंट से जेड की तरफ आगे बढ़ो या जेड की तरफ पीछे चलो, ठीक है। तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जेड, सॉरी वाई कंपोनेंट मतलब बी वाई, आपको उसका ग्राफ देखना है कैसा होगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर जो फील्ड की लाइन होगी वो होगी किस तरह से। देखो जैसे ये अभी बनाई है मैंने, यहाँ पे इधर देखो जहां मेरा एरो चल रहा है, जैसे ये बनाई है इस तरीके की फील्ड की लाइन होगी, यहां से ऐसे ऐसे लाइन फील्ड की गई, ऐसे इस तरह से गई, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट पर फील्ड अलग अलग होगा। अब हर पॉइंट पर जो फील्ड होगा उसका वाई कंपोनेंट मतलब बी वाई। अब देखो जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पर मैं फील्ड देखना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट पर फील्ड टेंजेंट खींच के इधर से मिल जाएगा, जैसे ये मिल गया बी, इस पॉइंट पर फील्ड। अब इसके दो कंपोनेंट है, एक्स की जेड की डायरेक्शन में तो बी जेड, और वाई की डायरेक्शन में हो गया ये आपका बी वाई। अब हमें सिर्फ बी वाई से मतलब है, बी जेड हमें नहीं देखना है कि जेड की डायरेक्शन में कितना है उसका फील्ड, हमें बी वाई से मतलब है। तो इस पॉइंट पर बी वाई देखो यहाँ है, अगर आप इससे पहले वाले पॉइंट पे देखोगे तो बी वाई, ये रहा बी जेड इधर और बी वाई इधर, ऐसे इससे पहले वाले पॉइंट पे बी वाई इधर है। अगर आप बिल्कुल सेंटर में जाओगे तो सेंटर में देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, उसका बी वाई कॉम्पोनेंट जीरो होगा। देखो मैं आपको एक नई फिगर बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ, अच्छी सी फिगर बन जा, बन गई। देखो अब यहां से ये तो हो गई इसकी एक्सिस, ठीक बच्चों। अब यहां से मान लीजिए ये गई इस तरीके से लाइन, ठीक। अब यहां पे अगर कहोगे इस ए डिस्टेंस पर, सेंटर से ए डिस्टेंस पर यहाँ, तो फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ऐसे ही यहाँ फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ऐसे, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन हमें हमेशा टेंजेंट से मिलती है। तो अलग अलग पॉइंट पे देखो बी वाई कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे अगर इसका कंपोनेंट करें बी वाई ये आ गया, ऊपर को करें थोड़ा कंपोनेंट तो देखो बी वाई ये आ गया, बी वाई देखो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे करोगे इधर डायरेक्शन होगी तो बी वाई ये है, यहाँ पे बी वाई ये है, इस तरीके से सेंटर पे यहाँ बी वाई की वैल्यू जीरो है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बी वाई धीरे धीरे देखो बढ़ रहा है, बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, इधर जैसे जैसे जाओगे ये बढ़ता चला जाएगा। ऐसे बी वाई देखो यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में, अगर अब आप देख रहे हो तो बी वाई यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ, और नीचे की डायरेक्शन में लगातार बढ़ता चला जाएगा इस तरह से, नीचे की डायरेक्शन। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो ये मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे बी वाई मतलब इसका जो वाई कॉम्पोनेंट है फील्ड का वो जीरो है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वाई कॉम्पोनेंट इसका बी वाई की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो इसका ग्राफ ऐसा ढूंढना पड़ेगा हमको जो सेंटर पे तो जीरो, क्योंकि ग्राफ देखो किस किस के बीच में बनना है, ग्राफ बनना है इधर तो बी वाई और इधर है जेड, मतलब जेड है ये। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे बी वाई बढ़ेगा कि घटेगा। तो देखो सेंटर पे बी वाई जीरो है तो ग्राफ यहाँ होगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं बी वाई बढ़ रहा है, तो ऐसा ग्राफ हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बी वाई बढ़ रहा है। देखो बढ़ रहा है कौन से केस में, कौन से केस में, यहां तक बढ़ा, ठीक, ये बढ़ा। ऐसे ही जैसे जैसे जेड से पीछे जाओगे तो बी वाई बढ़ रहा है लेकिन नीचे की तरफ है, डायरेक्शन उसकी अपोजिट है, तो ऐसे ही बी वाई बढ़ रहा है लेकिन नीचे की साइड है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ है, यहां से ऐसे है और यहां से आपका इस तरह से, ऐसा कोई ग्राफ हमें नजर आ रहा है तो वो सिर्फ 3 है। तो क्वेश्चन अच्छा था, इतना आसान नहीं था आप लोगों को सोचना। ये तो ये है कि मैंने आपको पूरी लाइन बना के समझाने की कोशिश की कि इसकी लाइन पे जो वाई कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का वाई कंपोनेंट उन्होंने वही दिया था, मैग्नेटिक फील्ड का वाई कंपोनेंट एट डिस्टेंस ए, सेंटर से ए डिस्टेंस पर। तो उसका अगर वाई जेड प्लेन में आपकी कॉइल रखी है, जेड एक्सिस के साथ उसका ग्राफ बनाए तो किस तरीके का ग्राफ आने वाला है। अब आप कहोगे कि सर उससे आगे ये ग्राफ नीचे गिर गया, बी वाई की वैल्यू नीचे गिर गई, तो उसकी वजह यह है क्योंकि लाइन यहाँ से इस तरह से घूम के जाती है आगे, तो बी वाई आगे जाके नीचे की तरफ गिर जाएगा।
ठीक है, तो उसकी हमें आगे नहीं देखना, थोड़ा सा एक आइडिया लगाना था कि किस तरीके से ये चल रहा है। ठीक, तो अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल कहूंगा इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट मिड पॉइंट ओ ड्यू टू करंट अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर विल बी। देखो इस तरह से, देखो वायर गई, यहाँ देखो ये वायर ऐसे जा रही है, जिधर मेरा एरो घूम रहा है ध्यान दो, और ये वायर देखो, ये एरो घूम रहा है, ये वायर, इसमें करंट जा रहा है इस तरह से, और इस तरह से एक वायर जा रही है, उसमें करंट जा रहा है, और ये वायर के कॉर्नर्स हो गए, इधर ये वायर का कॉर्नर हो गया, उनके बीचों बीच ये पड़ रहा है मिड पॉइंट ओ। मेरे को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है कितना है। ठीक है, देख लेते हैं, आसान है बिल्कुल। आपको क्या करना है, ये देखो कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन किस किस की वजह से रहा है। तो भाई साहब मैं आपको दिखाऊं, इसकी वजह से नहीं बन रहा, यहाँ से यहाँ तक की जो वायर है, वजह क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर कोई वायर है और वो मान लो यहाँ खत्म हो गई, तो उससे आगे अगर बढ़ा भी दिया आपने तो आगे कोई भी पॉइंट पड़ेगा वहां पे फील्ड जीरो होगा। ठीक है, वायर तो यहाँ पे खत्म हो चुकी थी ना, तो वायर की लाइन में पड़ने वाले हर एक पॉइंट पे फील्ड जीरो होता है। तो वायर में करंट है पर वायर की लाइन में पड़ रहा है आगे वाला पॉइंट, तो उस पर फील्ड जीरो, तो इसकी वजह से नहीं होगा, इसकी वजह से भी नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट इस वायर की भी आगे लाइन में पड़ रहा है। देखो इस वायर को अगर ऐसे आगे बढ़ाएं, ऐसे बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, तो ये पॉइंट आगे आ जाएगा, तो इस वाली वायर की वजह से भी नहीं होगा। किस किस की वजह से, तो एक तो ये वाली वायर इसकी वजह से होगा, एक ये वाली वायर इसकी वजह से होगा। इसमें करंट इस तरफ है, इसमें करंट इस तरफ है। तो अब अगर आप ध्यान देते हो, इसे हटाता हूं, अगर आप ध्यान देते हो तो यहाँ पे जो फील्ड है वो एक तो इस वायर की वजह से है। ठीक, इस वायर में तो आई करंट है। ठीक, और इसके ये एंड पे पड़ रहा है ये पॉइंट, और कितनी डिस्टेंस पे है, a/2 डिस्टेंस पे। तो किसी वायर के, मान लो इधर तो वायर ये इंफिनिटी तक जा रही है, ठीक है, तो किसी वायर के कॉर्नर से, लॉन्ग वायर है इंफिनिटी तक जाने वाली वायर है, उसके कॉर्नर से d डिस्टेंस पर अगर हमें फील्ड देखना होता था तो उसका फॉर्मूला होता था, मैं साइड में लिख देता हूं, म्यू नॉट आई बटे में 4 पाई डी थी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक बच्चों, तो ये डी, यहाँ पे डी का काम कौन कर रहा है, a/2। तो यहाँ पे जो फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, क्योंकि अगर अपने हैंड को आप, थंब को, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखोगे और अपनी उंगलियां घुमाओगे तो उंगलियां देखो बाहर आएंगी, आपकी उंगलियां बाहर की तरफ, बी से बाहर की तरफ आ रही है इस ओ पॉइंट से। तो यहाँ पे जो फील्ड होगा इसकी वजह से वो बाहर की तरफ होगा, डॉट लगा दो। तो इसकी वजह से फील्ड है मान लो b1, तो पहले b1 निकाल लिया जाए। तो फॉर्मूला वही म्यू नॉट आई बटे 4 पाई डी की जगह a/2। टू ये ऊपर चला जाएगा, या टू से इस 4 को कट कर दो, तो ये आ गया म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई a। ये b1 आ गया और ये बाहर की तरफ आ गया। अब निकाल लो, एक वायर है इधर, ये वाली वायर, ठीक, इससे भी a/2 डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, और इधर इन्फिनिटी तक जा रही है वायर, तो इसकी वजह से भी फील्ड होगा, वो भी किस तरफ होगा वो भी देख लेते हैं। तो वायर करंट इस तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ अपना थंब रख के राइट हैंड का उंगलियां घुमाओ तो उंगलियां घूमेंगी, तो फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये हो गया भाई b2, इसकी वजह से हो गया b2, वो भी बाहर की तरफ है। उसका भी फॉर्मूला वही म्यू नॉट आई बटे में 4 पाई ए, डी की वैल्यू वही a/2, इधर से a/2, टू से इसको काटा, टू, तो ये आ गया म्यू नॉट आई बटे 2 पाई a बच्चों, ये b2 आ गया। अब यहाँ पे इस पॉइंट पर जो नेट फील्ड होगा, इस पॉइंट पर नेट फील्ड होगा बी नेट, वो हो जाएगा b1 प्लस b2 वेक्टर। डायरेक्शन के साथ इनको आपस में ऐड कर दो, तो डायरेक्शन के साथ जब आप इनको ऐड करेंगे तो b1 बाहर की तरफ है तो प्लस में ले लो, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई a, और b2 भी बाहर की तरफ है तो प्लस में ले लो, तो म्यू नॉट आई बटे 2 पाई a। तो दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई, 2 म्यू नॉट आई बटे 2 पाई a, टू से टू कट गया, आंसर आ गया म्यू नॉट आई बटे पाई a।
ये आंसर है म्यू नॉट आई बटे पाई ए। ऐसा आंसर ढूंढ लो कौन सा है, म्यू नॉट आई बटे पाई ए, फोर्थ। तो फोर्थ आंसर में आपको आसानी से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बड़ा ही आसान सवाल था। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते बच्चों, बाकी कल वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चंस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी तो आप आसानी से सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे। जेई मेन में अपनी मनपसंद रैंक ला पाओगे, नीट में अपनी मनपसंद रैंक ला पाओगे। ठीक है बच्चों, चलो, ये हॉर्न बहुत परेशान करते हैं भाई, क्या करें, बस मजबूरी है। चलो ठीक है बेटा, ओके।